हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलॉजी में। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टॉपिक लीगल एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। लीगल एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लीगल एजुकेशन में डिस्कस करेंगे लीगल एजुकेशन का मीनिंग क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड मेथड ऑफ द टीचिंग व्हिच इज यूजिंग अंडर द लीगल एजुकेशन। कौन कौन सी टीचिंग के मेथड्स लीगल एजुकेशन में यूज होते हैं। इन सारे पहलुओं पे हम लोग आज बात करेंगे। देखते हैं। मीनिंग ऑफ द लीगल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, लाइक इट्स वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इट्स इंक्लूड द प्रोफेशन which is practice in court, law teaching, law research, administration in different branches where law play a role, and commercial and industrial employment, and all other activities which postulate and require the use of legal knowledge and skills. लीगल एजुकेशन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका जो है प्रोफेशन आते हैं, जो कि कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, या फिर लॉ की टीचिंग करना, लॉ सिखाना है, या फिर लॉ में रिसर्च करना, या फिर प्रशासन में विभिन्न जो ब्रांच है वहाँ पे भी जो लॉ है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। मे बी कमर्शियल मैटर हो या इंडस्ट्रियल मैटर की बात करें, या फिर किसी और एक्टिविटी की। लॉ हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। लॉ की नॉलेज और स्किल की हमें बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारी रियल लाइफ में, और इसी की स्टडी, जो लॉ की स्टडी है कि हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द लॉ, इट्स कॉल्ड द लीगल एजुकेशन। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीगल एजुकेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव को लेके हम लोग लीगल एजुकेशन की बात करते हैं। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लीगल प्रोफेशन, जो हमारे जो लॉ के स्टूडेंट हैं उन लोगों को लीगल प्रोफेशन के लिए तैयार करना। लीगल एजुकेशन एम टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द लीगल प्रोफेशन बाय प्रोवाइडिंग देम विद द नॉलेज एंड स्किल नेसेसरी टू प्रैक्टिस द लॉ एंड पास द बार एग्जाम। जो लॉ स्टूडेंट हैं वो लीगल प्रोफेशन में उन्हें जो लॉ की नॉलेज चाहिए वो प्रोवाइड कराना, उन्हें जो स्किल चाहिए वो स्किल्स उन्हें सिखाना, ताकि वो लॉ की प्रैक्टिस कर सके और बार का एग्जाम पास कर सके। टू ब्रॉडन अपॉर्चुनिटी एंड मोबिलिटी इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में एक मोबिलिटी, एक अपॉर्चुनिटी उपलब्ध लोगों को देना, नोटेबली अमंग ग्रुप हु मे बी डिप्राइव्ड, और नॉट लाइक सभी लोग एक साथ लेके आना, इक्वलिटी की बात करना। यही ऑब्जेक्टिव है लीगल एजुकेशन का, कि एवरीवन नो अबाउट देयर राइट, कि आपको अपने अधिकार पता हो, आपको नॉलेज हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं। आर्टिकल 14 इसका मेरी दिमाग में सबसे पहले आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको जो अधिकार मिला है कि कानून के लिए सब इक्वल हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है हमारे लीगल एजुकेशन में। अगर हम बात करें द एम ऑफ द लीगल एजुकेशन, उसका एम क्या है, क्या उद्देश्य क्या है हमारा लीगल एजुकेशन लेके आने का। तो बात करते हैं हम लीगल एजुकेशन की, तो लीगल एजुकेशन का जो एम है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। जो ह्यूमन सोसाइटी है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना, इट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयर द स्टूडेंट ऑफ लॉ all round development of the human society। जो इसका मेन पर्पस है वो लॉ स्टूडेंट को प्रोफेशन के लिए डेवलप करना, हमारे सोसाइटी को डेवलप करना, उसकी ग्रोथ में एक बड़ा महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करता है। टू प्रमोट द स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन एज पर द एडवोकेट एक्ट 1961 एंड ऑनवर्ड, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन द इंटरेस्ट ऑफ टू रेगुलेट promote standard of legal education, and these bodies advocates and directed the university to enhance the quality of the education। इसका मेन जो मोटो है वो आपका है कि जो स्टैंडर्ड है लीगल एजुकेशन उसको बढ़ावा देना। इस पर द एडवोकेट एक्ट 1961 ऑनवर्ड, बार काउंसिल ने समय समय पे ऐसे रूल्स बनाए हैं जो कि लीगल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। टाइम पे उन्होंने एडवोकेट ने डायरेक्शन दी है यूनिवर्सिटी को कि वो अपनी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको एनहेंस करें, उसको बढ़ाएं, ताकि हम लोग सोसाइटी में अच्छे एडवोकेट्स मिल सके। They can help the people to get their right। अगर किसी के साथ injustice होता है तो वो उसको justice दिला पाए। They know the law and they can help the society।
तो उसको प्रमोट करना है, स्टैंडर्ड जो है लीगल एजुकेशन का उसको एनहेंस करना, यही इसका मेन मोटिव है। टू प्रमोट डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, Bar Council of India frames such rule to make effective legal education. Its purpose is to promote the legal education in the India. So जो Bar Council of India है उन्होंने ऐसे रूल बनाए हैं जिसका जो इफेक्टिव थे, जो कि लीगल एजुकेशन को इफेक्टिव बनाए, और जिसका पर्पस था कि लीगल एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करें, लोग जागरूक हों और वो अपने अधिकार जाने। डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोगों के लिए है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट भी लोगों के लिए है और लोगों से ही है, तो हम लोगों से ही है, तो वो अपना राइट उनको मिले और सब लोग अवेयर हों अपने लीगल राइट्स को लेकर के। यही इसका मेन मोटो है। प्रैक्टिस रिलेवेंस आफ्टर 1982 BCI and UGC, Bar Council of India and UGC tried their level best to form legal education professional courses. For this purpose, these bodies direct the universities to adopt such means which are necessary to make the course as a complete professional course. So practice relevancy की 1982 के बाद में BCI ने और UGC ने अपने लेवल पे बेस्ट ट्राई किया कि प्रोफेशनल जो लीगल एजुकेशन कोर्सेज हैं उसका पर्पस जो है इन ऐसी बॉडियों ने डायरेक्ट किया यूनिवर्सिटी को कि वो ऐसे मीन यूज करें कि जिससे कि स्टूडेंट्स को कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स हो, उनको नॉलेज हो सके कि लॉ कैसे प्रैक्टिकली काम करता है, हाउ इट्स वर्किंग इन द सोसाइटी। और द मेथड ऑफ द टीचिंग, हम लोग अब बात करते हैं कि टीचिंग के मेथड कौन कौन से यूज होते हैं लीगल एजुकेशन। सो देयर इज आई थिंक 5 मेथड ओवर देयर: लीगल मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डिस्कशन मेथड, सेमिनार मेथड एंड क्लिनिकल मेथड। सो ये 5 मेथड हम लोग यूज करते हैं जो टीचिंग के मेथड है। सो आप लोगों को पता ही होगा लेक्चर मेथड, लाइक हम लोगों को सुना ही होता है। सो मीनिंग क्या है लेक्चर मेथड का? लेक्चर मेथड इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। एक ट्रेडिशनल मेथड है जो कि टीचिंग में बड़े लंबे टाइम से यूज होता है, आज भी यूज होता है। सो इसकी कुछ विशेषताएं हैं कुछ। So nowadays method is also frequent use and it's a popular method not in our country by European country like USA also adopt this method. So जो ये टीचिंग मेथड है ये अभी भी काफी पॉपुलर है और ये मेथड ओनली इंडिया में ही नहीं इवन यूरोप में और एशिया में सब जगह ये काफी पॉपुलर है। और यूरोप में यूएस ने भी इस मेथड को अडॉप्ट किया है, उन्होंने भी इस मेथड को अपनाया। लेक्चर मेथड इज वेरी प्रैक्टिकेबल, easy and commonly used in the universities and college. So जो लेक्चर मेथड है ये बहुत ही like practicable है, easy है और commonly ये सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में यूज होता है। लेक्चरर आके क्लास में आपके लेक्चर लेते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि ये देखिए ये टॉपिक है, इसका ये मतलब। So they are explaining each and everything in the classroom and student easy to understand and commonly यही चीजें यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में implement हो रही है। So lecture method is used to give theoretical knowledge and create interest among the students. So जो lecture method है इसका जो मोटो है हम लोग कह सकते हैं, इसमें क्या है कि theoretical knowledge होती है जो कि स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेस्ट क्रिएट करती है कि लेक्चरर आपकी क्लास में आते हैं, लाइक आप रिलेट कर सकते हैं कि क्लास टीचर्स आपके या आपके जो टीचर्स हैं वो आपकी क्लास में आते हैं, देन दे स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट द टॉपिक लाइक आप ये लोग जानते हैं और स्टूडेंट के बीच में उस टॉपिक को लेके क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। दे आर स्टार्ट नोइंग अबाउट द टॉपिक और इस तरह से वो उस टॉपिक को क्लास में अपने टीचर से ही सुन करके सीखते हैं। सो टीचिंग मेथड ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग मेथड की अगर हम बात करें, सो जो लेक्चर मेथड है टीचिंग को ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू क्रिएट द इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट, की स्टूडेंट के बीच में इंटरेस्ट किया जाए टॉपिक को, सब्जेक्ट को लेकर के, एंड टू क्रिएट द गुड हेल्थी एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में एक अच्छा और हेल्थी एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए सो स्टूडेंट विल बी कंफर्टेबल ओवर देयर। टू एक्सप्लेन लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम, और जो लीगल टर्म्स है और मैक्सिम है उनको एक्सप्लेन करते हैं टीचर क्लास में सो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। ओके, इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम, और सॉल्यूशन क्लास में इमीडिएटली स्टूडेंट को प्रोवाइड करा दिया जाता है। लाइक आपकी टीचर क्लास में आते हैं, दे से लाइक ओके टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस टॉपिक, एंड वो वहीं पे आपको बोलते हैं सी दिस इज द प्रॉब्लम and now how we are going to provide the solution of this problem, and they are start discussing about it. So at the same time they are going to provide you the solution. Okay, so it's a immediate, like इसका objective है
अब मेरिट्स की अगर हम बात करें लेक्चर मेथड की, तो उसके मेरिट्स क्या क्या है? सो देयर इज सो मेनी मेरिट्स इन लेक्चर मेथड. टाइम सेविंग. अब हाउ वी कैन से दिस इज अ टाइम सेविंग इन हायर एजुकेशन सिस्टम इन कंट्रीज स्ट्रक्चर बेस्ड करिकुलम. इट्स प्रिवेयरली जो हमारे हायर एजुकेशन वहाँ पे स्ट्रक्चर बेस्ड करिकुलम परिस्थितियां चल रहे हैं आजकल. In such an atmosphere, the teacher must be prepared to complete the courses in short time because lesser the time and bigger the course. तो जो आजकल का माहौल है, जो वातावरण है, उसमें जो जो टीचर के पास में जो टाइम होता है कोर्स कंप्लीट करने के लिए वो बहुत कम होता है. सो टाइम कम होता है और कोर्स बहुत ज्यादा होता है. Hence, lecture methods have the object to complete the course in a short period. तो जो आपका लेक्चर मेथड है ये आपके पर्पस को सर्व करता है, आपके पर्पस को यहाँ पे पूरा करता है और आपका शॉर्ट टाइम में ही आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं. तो कॉम्पैक्ट मिनिमम टीचिंग रिसोर्सेज. सो इसमें क्या फायदा है? द हायर एजुकेशन सिस्टम कंट्री फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ टीचर एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज. तो हमारे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे जो नंबर ऑफ टीचर है इट्स वेरी लेस. लाइक वी हैव n number of teachers and we have thousands of students. So हमारे पास में नंबर ऑफ टीचर्स और रिसोर्सेज की कमी है. तो इस टाइम पे ये भी हमारे लिए एक अच्छा काम करता है. So the lecture method is frequently used in our country higher education system. तो that's why हमारे कंट्री में हायर एजुकेशन में लेक्चर मेथड का यूज करते हैं. तो कॉम्पैक्ट द मिनिमम टीचिंग कि जो आपकी टीचिंग की रिसोर्सेज है वो कम से कम लगे और आप अपना टॉपिक सर्व कर पाए. इमीडिएट मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन. सो इसमें क्या होता है कि इफ there is any mistake on the part of the teacher, it is easier to correct the mistake and set right the matter. While in other matter, it is not easy to rectify the mistake. So अगर हम बात करते हैं कि अगर लेक्चर कोई टीचर ले रहा है and he made any mistake and उसको realize हुआ while he is taking the lecture, at the same time he can correct himself or herself and it's very easy to rectify the mistakes. So इसमें क्या होता है आपका कि modification और alteration मतलब at the same time कर सकते हैं while they are taking the classes वो classroom में. but जो other method है उसमें ऐसा करना possible नहीं है. Okay, helpful to creating the right atmosphere. In teaching, it is very necessary to create the right atmosphere in the class and among the students. Here, the lecture method is to the best serve the purpose. So ये एक helpful है काफी टीचर्स के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना क्लासरूम में और स्टूडेंट के बीच में कि वो टीचर्स को सुने एंड दे कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक. सो इस मेथड में वो टॉपिक लाइक लेक्चर मेथड बेस्ट है जो उस पर्पस को सर्व करना. अब लेक्चर मेथड की मेरिट्स क्या क्या है अगर हम बात करें इसकी क्या क्या विशेषताएं क्या क्या फायदे हैं. सो लेक्चर मेथड इज इजी टू अडॉप्ट. इट्स वेरी इजी कि आप इस मेथड को अडॉप्ट करें, आप क्लास में जाएं, यूज करने लगे और स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट कर दें. तो इट्स वेरी इजी टू अडॉप्ट द मेथड. लाइक ऑल ओवर द यूनिवर्स अगर हम बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अडॉप्ट दिस मेथड. नॉट इन इवन एशिया अगर बात करें यूरोप में भी ये मेथड यूज होता है. यूजफुल टू कवर द बिगर कोर्स इन शॉर्ट पीरियड. और इसकी वजह से क्या होता है कि बड़ा जो आपका कोर्स काफी बड़ा है, इट्स अ वाइड कोर्स. सो जो बड़ा कोर्स है उसको भी शॉर्ट पीरियड में लेक्चर मेथड की हेल्प से हम लोग खत्म कर लेते हैं. यूजफुल टू एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सब्जेक्ट. और इसमें क्या है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है सब्जेक्ट के उनको एक्सप्लेन करने में काफी यूजफुल होता है. नॉट रिक्वायर्ड एनी एड एंड मटेरियल. और इसके लिए आपको कोई एड्स को या कोई मटेरियल या कोई एक्सटर्नल रिसोर्सेज नहीं चाहिए. बस जस्ट यू नीड टू गो टू द क्लासरूम एंड जस्ट you need the student and like teacher would be there. So only एक communication होना चाहिए आपस में. उसी के थ्रू इंटरेक्शन के थ्रू लेक्चर मेथड में लेक्चरर अपनी स्पीच डिलीवर कर देता है स्टूडेंट को और उनका कोर्स कंप्लीट इसी तरह से करते हैं. स्टूडेंट फील इजी टू अंडरस्टैंड द मैटर. वो स्टूडेंट भी इजी फील करते हैं सब्जेक्ट को समझना, मैटर को समझना while they are using the lecture method. So demerit of the lecture method. इसकी demerits क्या 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 है, क्या कमियां हैं लेक्चर मेथड को लेकर के. No creative role of a student. Generally, student have no response in the teaching lecture. They are just silent listening. So ये इसकी demerit है कि जो student है उनका creative role नहीं होता. Student just simply sitting in the classroom and just listen to the lecturer what he is talking about, what he is explaining. उनको समझ में आ रहा है तो सही, नहीं आ रहा है तो भी सही. But मतलब यहाँ पे
बोथ भी कम्युनिकेशन नहीं है, ओनली एक आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन टीचर का है और स्टूडेंट का पैसिव लाइक यहाँ पे पार्टिसिपेशन. So not so useful in particular subject like law. Law subject can be understood by the practice. So ये बहुत यूजफुल नहीं है लेक्चर मेथड अगर हम लोग बात करेंगे लॉ के बारे में, क्योंकि जो लॉ ऐसा सब्जेक्ट है उसको हम लोग प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. लैक ऑफ ट्रेन एंड स्किल टीचर्स, और ये बड़ी कमी है कि ट्रेन और स्किलफुल टीचर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है लेक्चर मेथड के लिए. आपको एक ट्रेन टीचर चाहिए, एक स्किलफुल टीचर चाहिए, ही नो हाउ टू डिलीवर द लेक्चर इन द क्लास. सो वो हर एक स्टूडेंट को समझा पाए कि वो क्या समझाना चाह रहा है. ही हैव द नॉलेज ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर सब्जेक्ट, so he grabbed the subject and then explained to everyone. So वो बड़ा मुश्किल है कि आपको ट्रेन टीचर और स्कूल टीचर मिल जाए. अगर वो हैं तो फिर it's good to go. And it's just a one-way method where teacher is active and student is passive. Like मैंने कहा आपसे कि ये one-way method, आपको टीचर आता है क्लास में and he start explaining the topic and then student is simply listening what he is talking about. So ये थोड़ा सी इसके disadvantage है. अब हमारा दूसरा मेथड की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. इट इज अनदर टीचिंग मेथड. सो मीनिंग इसका हम लोग बात करते हैं शुरू में कि इसका मीनिंग क्या होता है. द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज नोन एज अ साइंटिफिक मेथड एज इट इज सॉल्व द प्रॉब्लम साइंटिफिकली. इट इज द मेथड टू डिस्कवर न्यू थिंग बाय द साइंटिफिक मेथड. सो जो साइंटिफिक मेथड है, जो लाइक बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसको हम लोग साइंटिफिक मेथड के नाम से भी जानते हैं और इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बोलते हैं बिकॉज ये आपको कुछ नई चीजें डिस्कवर करके देता है. बाय द साइंटिफिक मेथड नई चीज को डिस्कवर करके आपको दे रहा हो. लाइक मैंने चार्ट भी बनाया हुआ, थोड़ा सा इससे अलग है. इसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल बताई हुई है. ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, फिर डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम हम लोगों ने दी, फिर उसके बाद उसको कंट्रीब्यूट किया कि उसके टॉपिक देखे, फिर अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज देखा, फिर उसके बाद में मॉनिटर की प्रॉब्लम को कि उसकी सॉल्विंग टेक्निक क्या क्या हो सकती है और क्या क्या उसकी सॉल्यूशंस हो सकते हैं. देन इवैल्यूएट किया प्रॉब्लम को एंड देन ये साइकिल फिर चलती रहती है. देन अगेन इवैल्यूएशन के बाद एक सॉल्यूशन मिला, वो सॉल्यूशन काम कर रहा है नहीं है उस प्रॉब्लम के लिए, फिर उसको आइडेंटिफाई किया एंड देन अगेन द साइकिल इज गोइंग ऑन. सो द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग. बड़ा स्लो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द सिलेबस इन कोर्स ऑफ टाइम एंड सडनली इट इज नॉट यूज्ड इन द स्ट्रक्चर्ड सिलेबस. सो जो आपका ये है स्ट्रक्चर्ड सिलेबस में यूज नहीं होता मोस्टली बिकॉज वहाँ पे हम लोगों के पास में काफी लेंथी सिलेबस होता है और जो टाइमिंग है वो बड़ा कम होता है. और इस प्रोसेस को ये बहुत स्लो प्रोसेस है और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. सो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, identify a particular problem, collect the data, analyze and interpret of the data. Like जो डाटा आपने कलेक्ट किया उसको हम एनालाइज करेंगे, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे डाटा की, एंड देन सबमिशन ऑफ द कंक्लूजन. फाइनली हम लोग उसको इवैल्यूएट करके सबमिशन देंगे कि हमारा ये कंक्लूजन निकला है एंड दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो हाउ इट्स वर्किंग. देन अगेन हम लोग उसको फिर अगेन आइडेंटिफाई करेंगे पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, ओके ये सॉल्यूशन निकला है, इसमें ये प्रॉब्लम. देन फिर डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर उसका सबमिशन देंगे उसका. तो दिस इज द साइकिल हाउ इट्स गोइंग टू बी वर्क आउट. ओके, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की हम बात करें तो उसकी मेरिट्स क्या क्या होंगी. सो इट्स मोटिवेट टू द स्टूडेंट, न्यू आइडिया एंड सजेशन कमिंग टू द माइंड ऑफ द स्टूडेंट. जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करते हैं साइंटिफिक मेथड तो स्टूडेंट को काफी मोटिवेट भी करता है. स्टूडेंट अपने नई नई आइडियाज देते हैं, उनके माइंड में आते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. द स्टूडेंट शुड हैव वर्क हार्ड फॉर दिस वर्क, और स्टूडेंट को इसके लिए हार्ड वर्क भी करना पड़ता है. नो स्पेशल मटेरियल रिक्वायर्ड, कोई स्पेशल मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है. हेल्पफुल इन डेवलपिंग क्रिएटिव आइडिया एंड इमेजिनेशन. और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये बड़ा हेल्पफुल है आपके अंदर ये जो क्रिएटिव आइडियाज और इमेजिनेशन पावर डेवलप करने के लिए. लाइक इस तरह के आप हैबिचुअल हो जाते हैं. इट्स क्रिएट साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है. It's create interaction and healthy relation between the teacher and student. और ये एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक healthy relationship create करता है. Because now the student is also active. He is start thinking about it. Okay, like this is the problem. Okay, and what is the best solution of this problem? Okay, and then he's analyzed the things. Okay, so now the problem problem का एक solution provide करा. So इसकी ये merits हैं, इसका ये फायदा. The merit of problem solving method is the student become practicable and creative solution of the problem and interest, curiosity develop in the student develop in this manner.
सो इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है स्टूडेंट के अंदर जब वो ये मेथड अडॉप्ट करते हैं, तो ये भी इसका फायदा है। डीमेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, अब इसकी नुकसान क्या क्या है? इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल इन स्ट्रक्चर बेस्ड करिकुलम, जो स्ट्रक्चर बेस्ड करिकुलम है वहाँ पे ये प्रैक्टिकेबल नहीं होते, वहाँ पे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास में बहुत बड़ा सिलेबस होता है और ये बड़ी मतलब जो ये हमारा मेथड है ये बहुत स्लो है और टाइम कंज्यूमिंग है। इट इज स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड, okay, and by adopting this method it is very difficult to complete the syllabus in prescribed course in a given time period of time. So ये बड़ा difficult हो जाता है, it is difficult for every student। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, लाइक हर एक स्टूडेंट को हम लोग प्रॉब्लम असाइन करेंगे, फिर वो उसको एनालाइज करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, तो वो हर एक स्टूडेंट के लिए बड़ा डिफिकल्ट है। मच एम्फेसिस इज गिवन टू द प्रैक्टिकल वर्क, और ये प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर काफी जोर देता है, ओके। तो इट हैज टू रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल एंड ट्रेन टीचर्स, और इसके लिए हम लोगों को स्किल एंड ट्रेन टीचर चाहिए जो कि आपकी स्टूडेंट की क्वेरी को, उनकी इंटरेस्ट को, उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत कर सके, उनको बता सके सी हाउ इट्स गोइंग टू बी वर्क आउट। स्लो लर्निंग स्टूडेंट हैव प्रॉब्लम टू अडॉप्ट दिस मेथड, तो जो स्लो लर्निंग स्टूडेंट है वो इशू आता है इस मेथड को अडॉप्ट करने में। Now the next one is discussion method. So maybe the discussion is a cooperation and involvement of a student to find out the truth by expressing their views. Thus it stimulates creative thinking and develop a sense of tolerance for those whom they are disagreeing. तो डिस्कशन मेथड का क्या फायदा होता है? इसमें देखिए स्टूडेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, साथ में एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने व्यूज से फाइंड आउट कर पाए कि व्हाट इज चार स्टूडेंट बात बैठ करके एक साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि ओके दिस इज अ प्रॉब्लम, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम, दे आर डिस्कस अबाउट लाइक व्हाट इज द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन द सोसाइटी। सो दे आर स्टार्टिंग थिंकिंग हिमसेल्फ, वो खुद से सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि यार इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। दे स्टार्ट putting their opinion, their views, okay। So this is stimulate creative thinking and is develop a sense of tolerance of those who they are disagree। तो इसमें क्या होता है कि आप ऐसा नहीं है ना कि आप सामने वाले से एग्री करें कि what the opinion they have, so उसमें आप फिर आप में एक सामंजस्य बनाना आप सीख जाते हैं, एक आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है, आप क्रिएटिव थिंकिंग आपके अंदर आ जाती है जो आपके अंदर ये चीजें डेवलप करती है कि आप सामने वाला के साथ आप एग्री नहीं है, डिसएग्री कर रहे हैं, बट यू आर लिसनिंग टू हिम व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट द रीजनिंग बिहाइंड इट। सो वो आप सोचना स्टार्ट कर देते हैं, एक क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है इस डिस्कशन मेथड से। सो टाइप ऑफ डिस्कशन, सो जनरली टू टाइप ऑफ डिस्कशंस आर यूज्ड इन द टीचिंग। दो टाइप के डिस्कशन यूज होते हैं, एक इनफॉर्मल और एक फॉर्मल डिस्कशन। सो फॉर इनफॉर्मल डिस्कशन इज लाइक informal discussion where there is no fixed rule of teaching to be adopted। So जो informal discussion है यहाँ पे teaching का कोई fixed rule नहीं है, the student are free to discuss any subject, topic or problem। So जो informal है तो वो कुछ भी किसी भी topic पे, किसी भी subject पे, किसी भी problem पे आपस में freely discuss कर सकते हैं student। That is an informal discussion। Formal discussion is like formal discussion is subject based discussion and it has to aim to find out the result। उसका एक मतलब है आपको रिजल्ट निकाल के लेके आना, उसका एक जो फॉर्मल डिस्कशन है उसका ऑब्जेक्टिव है। मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्कशन कम्स अंडर फॉर्मल डिस्कशन। सो ज्यादातर जो एजुकेशनल डिस्कशन होते हैं वो फॉर्मल डिस्कशन ही होते हैं, लाइक दे हैव द टॉपिक कि हम लोगों को ये हमारा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। So they start putting their opinion, their views on that particular topic, and then like maybe somebody is agree, somebody is not agree। So but their aim to find out the solution of a particular subject or particular problem in formal discussion। But in informal discussion, like you can talk about any subject, topic or problem, and there's like no rule who can like speak anything, okay, whatever the opinion they have। Method of discussion method, active involvement of the student। स्टूडेंट काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है जो डिस्कशन मेथड है उसके अंदर। टू क्रिएट एक्टिव कोऑपरेशन अमंग द स्टूडेंट, दे
can equally share their views and participation in the discussion. So it create active cooperation among the student. एक दूसरे के बीच में स्टूडेंट में cooperation दिखा देता है. They can equally share their views. वो अपनी इक्वलिटी के साथ में अपने व्यूज रखते हैं और पार्टिसिपेशन करते हैं डिस्कशन में. By involving in the discussion, the student develop the critical skills of themselves and the help of becoming an advocate. और इस डिस्कशन मेथड से जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक क्रिटिकल स्किल्स डेवलप हो जाता है अपने आप से, और वो एक अच्छे एडवोकेट, वो उनको एक एडवोकेट बनने में भी हेल्प करता है. हेल्पिंग टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, और आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करने में काफी हेल्प करता है. लाइक एक तो स्टूडेंट है, अगर वो किसी प्रॉब्लम को लेकर डिस्कशन चल रहा है एंड ही इज स्टार्ट समथिंग, like he is start speaking about something, so like other students are listening to him, maybe they are agree with his or her opinion or not, that's not the matter, but now it's develop the quality of the leadership. Like people start listening to you, what you are talking about, आप बात क्या कर रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं, आप डिलीवर कैसे कर रहे हैं लेक्चर, अपनी बात आप लोगों के बीच में रख कैसे रहे हैं, वो चीजें आप सीख जाते हैं डिस्कशन मेथड. ओके, सो and this method is students are free to express their views and this developing leadership quality in them. और इस स्किल्स की वजह से, इस क्वालिटी की वजह से उनके अंदर एक लीडरशिप वाली क्वालिटी आ जाती है. हेल्थी कंपटीशन क्रिएट करते हैं स्टूडेंट अमंग द स्टूडेंट, कि एक स्टूडेंट ने अपनी बात रखी, दूसरे स्टूडेंट भी अपनी बात रख रहे हैं, या लाइक पार्टिसिपेशन, वो जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिस्कशन में. सो एक हेल्थी कंपटीशन होता है कि आप अपने ओपिनियन कर रहे हैं, सामने वाला भी अपना ओपिनियन रख रहा है. मे बी यू आर नॉट एग्री विद द सेम थिंग एंड ही इज नॉट एग्री व्हाटएवर द ओपिनियन यू हैव. सो उसमें एक कंपटीशन की स्पिरिट रहती है और एक हेल्थी कंपटीशन होता है. तो डीमेरिट ऑफ द डिस्कशन मेथड, इसकी डीमेरिट्स क्या है? इट इज द टाइम कंज्यूमिंग एंड नीड अ लॉट ऑफ टॉलरेंस टू मेक अदर अंडरस्टैंड. सो इसमें क्या चीजें, दो चीजें होती हैं जो उसके डीमेरिट्स होते हैं, कि कोई बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, आप 4 लोग बैठेंगे फिर एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, सो इट्स टेक सम टाइम एंड नीड लॉट ऑफ टॉलरेंस टू मेक अदर अंडरस्टैंड. और आप कुछ बात बोल रहे हैं, लाइक आई हैव सम ओपिनियन अबाउट समथिंग बट यू आर नॉट एग्री विद द सेम, सो आपको वो बात समझा पाना के लिए आपको बहुत ज्यादा टॉलरेंस की जरूरत होती है. यू हैव दैट मच कैपेबल, कि आपके अंदर इतनी सहनशीलता है कि आप सामने वाला आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसको समझा रहे हैं और उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज द डीमेरिट ऑफ दिस मेथड. सेमिनार मेथड अब हम लोग बात करते हैं. सो सेमिनार मेथड इज आल्सो वन ऑफ द टीचिंग मेथड. सो मीनिंग सेमिनार इज अ टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन. It is a reflection method in which teacher is there to guide. तो जो सेमिनार मेथड है ये टेक्निक है इंस्ट्रक्शन की. So it's a reflection method by which teacher is there to guide. टीचर भी वहाँ पे गाइड करने के लिए. In higher education system, teacher are there to use those techniques in which the student play important role by assistant and help the teacher. So जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे टीचर्स ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जहाँ पे स्टूडेंट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको टीचर भी हेल्प करते हैं. ओके, वो टीचर स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेमिनार मेथड, अभी जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, क्या है सेमिनार मेथड? सेमिनार मेथड इज मोर यूजफुल इन लीगल एजुकेशन. दे आर फ्लोइंग ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ सेमिनार. सो जो सेमिनार मेथड है वो बहुत यूजफुल है लीगल एजुकेशन के अंदर, टू डेवलप द क्रिटिकल सेंस एंड अप्रोच अमंग द स्टूडेंट. इसमें क्या है कि स्टूडेंट के अंदर एक क्रिटिकल सेंस और एक अप्रोच डेवलप हो जाती है स्टूडेंट के अंदर. To provide opportunity to the student to participate in seminar and by which they develop creative and analytical ability in themselves. So जो एक अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेशन करने की किसी सेमिनार में, तो उस सेमिनार में पार्टिसिपेशन करने से उनके अंदर एक क्रिएटिव और एक एनालिटिकल एबिलिटी आ जाती है अपने आप से, कि वो जब अपनी बात टीचर से रखते हैं और सब लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं, तो दे स्टार्ट द एनालिटिकल एबिलिटी टू लाइक देमसेल्फ, उसको एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या हम बात कर रहे हैं, क्या हमारा टॉपिक है, क्या सब्जेक्ट मैटर है. तो ये इस जो डिक्शन में आता नहीं आता, बहुत सारी चीजें वो लोग जब सेमिनार मेथड में जाते हैं तो वो लोग अडॉप्ट करते हैं एंड टू एक्टिव थिंकिंग एंड डेवलपिंग आइडिया.
सो इसमें क्या है कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता है, सो वो उनकी जो थिंकिंग पावर है और जो आइडिया डेवलप करने की पावर वो एक्टिवेट हो जाती है। Seminar method is more useful in legal education. We are following object of the seminar. Each student get the opportunity to express and listen the idea and thought of the other. हर एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना आइडिया एक्सप्रेस कर सके और वो दूसरे की आइडिया को भी सुने और समझे लोग दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। डेवलप द हैबिट ऑफ टॉलरेंस बाय लिसनिंग द आइडिया ऑफ यूज ऑफ और लाइक इसमें क्या है कि आप जब सेमिनार में जाते हो तो सेमिनार में जो लाइक सेमिनार होस्ट कर रहा है जो एंकर है, तो उस टाइम पर आप उनको सुनते हैं, दे आर पुटिंग देयर ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ लार्ज group of people. So you are starting the habit of tolerance. Like आपने इतनी strength तक आ जाती कि आप उनके आइडिया को सुन रहे हैं कि उनका ओपिनियन क्या है, you are trying to understand what he is talking about. So type of seminar method, like we can divide the seminar method into following type. So national level seminar, international seminar, state level seminar, institutional seminar, mini seminar और class seminar. So नेशनल लेवल पे भी सेमिनार होते हैं, आपके इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं, लाइक ग्लोबल कोई सेमिनार है, ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक को लेके होते हैं। स्टेट लेवल पे भी सेमिनार होते हैं कि हम लोग स्टेट की इश्यूज को लेके इंस्टीट्यूशन में सेमिनार होते हैं। सो या क्लासरूम की भी सेमिनार ही बोलेंगे हम लोग कि बहुत पे इंटरेक्शन होता है। सो सेमिनार मेथड की हम लोग बात करें मेरिट की, इनके फायदे क्या क्या है। सेमिनार मेथड सिस्टम प्रोवाइड opportunity to student to develop their ability. कि सेमिनार मेथड स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देता है कि उनके अंदर एक एबिलिटी आए और वो एबिलिटी डेवलप हो स्टूडेंट के अंदर। इट मेक एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन, और वो एक तरह से सामंजस्य बनाने का एक आपका एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। इट डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है अगर वो सेमिनार में पार्टिसिपेशन करता है। देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएटिव एंड यूजफुल एक्टिविटीज स्टूडेंट बाय अडॉप्टिंग दिस मेथड। सो इसमें क्या है कि जब स्टूडेंट इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो उनके अंदर क्रिएटिव एंड यूजफुल एक्टिविटीज जो स्टूडेंट के अंदर है अडॉप्ट करते हैं तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इस चीज से। It's great teamwork, which is helpful to student to be a social person. और ये एक teamwork create करता है जो कि स्टूडेंट के अंदर लाइक एक सोशल पर्सन बनने में बड़ा हेल्पफुल होता है। जब आप एक टीम के साथ मिलके काम करते हैं, आप लोगों के साथ मिलके काम करते हैं, तो वो आपको एक सोशल पर्सन बनने में काफी हेल्पफुल होता है कि आप सोसाइटी में फिर लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। स्टूडेंट बाय पार्टिसिपेटिंग इन द सेमिनार गेट intensive knowledge to learn more and more in the right direction. So student अगर participation करते हैं सेमिनार में, so उनको intensive knowledge तो मिलती है कि they learn more and more, वो ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं, वो भी सही डायरेक्शन में सीखते हैं। Thinking develop active involvement of the student, और एक स्टूडेंट के अंदर थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि उनका एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है सेमिनार मेथड के अंदर। It develop reciprocal relation between student and student, और एक ये स्टूडेंट से स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशन पैदा करता है कि वो आपस में अपने आइडियाज एक्सचेंज कर पाते हैं। They can be compatible with each other, they can able to talk with each other, they can communicate with each other, and they can share the ideas. Maybe they are agree or disagree. So वो एक चीजें वहाँ पे वो सीख जाते हैं। To help to slow learner, so उसमें जो slow learner होते हैं वो भी सीखते हैं। So demerit of the seminar method, अब इनकी प्रॉब्लम क्या होती है? जो demerit अगर हम बात करें सेमिनार मेथड क्या है? It is not easier to organize seminar. ये बड़ा easy नहीं है कि आप एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करें। It is costly and time consuming. एक बड़ा costly भी होता है, पैसा भी खर्च होता है और टाइम भी खर्च होता है। All students are not able to prepare and present their papers. तो सभी स्टूडेंट लाइक प्रिपेयर भी नहीं होते एट द सेम टाइम कि वो अपना पेपर प्रेजेंट कर पाए, right? And not suitable for all the subject. सभी सब्जेक्ट के लिए सूटेबल नहीं होता। अगर आप बात करें सेमिनार मेथड, वो सब्जेक्ट है जिनमें आप लोग लेक्चर मेथड इज द बेस्ट या फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज द बेस्ट। तो हर एक सब्जेक्ट मैटर के लिए आप ये बोल नहीं सकते कि सेमिनार मेथड बेस्ट हो, नॉट सुटेबल फॉर ऑल द सब्जेक्ट। इट इज नॉट इकोनॉमिक, इट कंज्यूम ए गुड मनी, बिकॉज आपको लाइक सेमिनार के लिए अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आपको ऑडिटोरियम बुक करना पड़ेगा, यू हैव टू अरेंज फॉर अदर थिंग एज वेल।
कि लोगों के बैठने के लिए आपको लाइक मैनेजमेंट करना है, सो सब चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये ऑर्गेनाइज करना बड़ा आसान काम नहीं है, कहीं पे सेमिनार ऑर्गेनाइज करना, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज सेमिनार। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट, क्लिनिकल मेथड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है एंड टीचिंग मेथड। So clinical legal education is a teaching method that combine theoretical concept and actual legal practice. अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, theoretical जो concept है और जो actual practice है उन दोनों को combine कर देते हैं। It purpose to have to the student to learn from their own experience, from their reflection on that experience. So इसमें क्या होता है, स्टूडेंट, इसका पर्पस है स्टूडेंट को सिखाना उनके अपने एक्सपीरियंस से, जो अपना एक्सपीरियंस से जो किए गए काम में एक्सपीरियंस मिलता है उससे वो सीखते हैं। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लिनिक मेथड आपका क्या है, तो जो क्लिनिकल लीगल एजुकेशन bridge between the law school, civil society, government, non-government organization and communities that would otherwise not have the access of legal assistance. तो जो क्लिनिकल लीगल एजुकेशन है वो आपके जो लॉ स्कूल्स हैं और जो सोसाइटी है या गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके बीच में एक तरह से एक ब्रिज का काम करती है, उन लोगों को कनेक्ट करती है आपस में। सो सीएलई फोस्टर प्रोफेशनल एथिक्स एंड टीचर्स स्टूडेंट प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर टुमारो। ये एक तरह से जो आपके प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं और जो स्टूडेंट और टीचर पार्टिसिपेट करके ये स्किल्स अपने आने वाले कल के लिए सीखते हैं, which will image like मैनेजर्स कम्युनिटीज टुडे। और जो आज हम लोग कम्युनिटीज मैनेज करते हैं उसमें वो लोग फिर आपका जो स्टूडेंट है उनका पार्टिसिपेशन बहुत हेल्पफुल होता है, दे आर गोइंग टू बी ए गुड लॉयर। सो क्लिनिकल मेथड इंपोर्टेंस, अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। क्लिनिकल लीगल एजुकेशन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच, हेंस इट इज हेल्प टू द एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। तो जो क्लिनिकल लीगल एजुकेशन है ये एक तरह से बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर बेस्ड है एंड ये आपको नए स्किल्स सीखने में बड़ी मदद करती है। द स्किल में इंक्लूड द स्किल्स लाइक लीगल रिसर्च स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यूइंग ऑफ द क्लाइंट एंड विटनेस, काउंसलिंग, ड्राफ्टिंग, नेगोशिएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा एनी स्किल्स। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल मेथड में आप रिसर्च स्किल सीख सकते हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं, आप इंटरव्यू क्लाइंट का कैसे लेते हैं, विटनेस का कैसे लेते हैं वो सीख सकते हैं, आप काउंसलिंग करना सीख सकते हैं, आप ड्राफ्टिंग सीख सकते हैं, आप नेगोशिएट कैसे करते हैं क्लाइंट के साथ में वो आप सीख सकते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप इसमें सीख सकते हैं क्लिनिकल। यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी होता है एंड एट द सेम टाइम देयर इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एज वेल। ओके, सो बेनिफिट ऑफ द क्लिनिकल मेथड, इसकी बेनिफिट्स क्या होती है कि प्रैक्टिकल अप्रोच है, स्टूडेंट मोटिवेट एंड डेवलपमेंट, तो स्टूडेंट को मोटिवेशन भी मिलता है और उनका डेवलपमेंट भी होता है। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, स्टूडेंट नई स्किल सीखता है, प्रोफेशनल एथिक्स सीखता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी, और जो लोकल कम्युनिटी है उनका भी एक आपका इस क्लिनिकल मेथड में एक तरह से कंट्रीब्यूशन होता है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। So type of like clinical method, there is a three type of clinical method in the legal education: simulation clinic, and in the in-house real client clinic or the out-house clinic. So सिमुलेशन क्लिनिक क्या होता है, पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम द वैरायटी ऑफ द सिमुलेशन ऑफ द व्हाट हैपन इन द लीगल प्रैक्टिस। सो स्टूडेंट जो है लीगल प्रैक्टिस में क्या हो रहा है सिमुलेशन मेथड सीख सकते हैं। लाइक एग्जांपल, सपोज मूड कोर्ट, कॉमन प्लेस एक्सेप्ट। सो मूड कोर्ट में क्या होता है, आपको हम लोग है ना लाइक प्रैक्टिकल अप्रोच की कोर्ट में कैसे कोर्ट काम करती है वो मूड कोर्ट में सिखाया जाता है कि कैसे आप लोग लाइक सपोज एविडेंस होगा तो किस तरह से आपको वहाँ पे रिएक्ट करना है, कैसे आप लोग क्लोज करोगे, किस तरह से केस फाइल करेगा, हाउ द एडिकेट यू आर गोइंग टू फॉलो द कोर्ट रूम। सो केसेस कैन बी एक्टेड आउट ऑफ देयर एंटायरिटी फ्रॉम द टेकिंग ऑफ द इनिशियल इंस्ट्रक्शन टू द नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ और कोर्ट हियरिंग। Such session can run intensive course or spread throughout all or part of academic year weekly slot। So इसको क्या है कि उनमें स्लोट बना के इंटेंसिवली कोर्स बना करके या फिर नॉलेज स्प्रेड करने के लिए एकेडमिक ईयर में वीकली इस तरह के स्लोट गोल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदर सिमुलेशंस कैन रेंज फ्रॉम नेगोशिएशन एक्सरसाइज, क्लाइंट इंटरव्यू एक्सरसाइज, ट्रांजैक्शन एक्सरसाइज
तो सिमुलेशन के और भी मेथड हो सकते हैं, लाइक आपकी जो नेगोशिएशन एक्सरसाइज आप कर सकते हैं कि क्लाइंट के साथ कैसे नेगोशिएशन करना है, कि वो अगर पार्टीज हैं उनके बीच में नेगोशिएशन किस तरह से होगा। क्लाइंट इंटरव्यू, क्लाइंट के साथ में इंटरव्यू करके उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके ये बता देना कि व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, ट्रांजैक्शन एक्सरसाइज एक्सेट्रा। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के हमारे क्लिनिकल मेथड की, इन हाउस रियल क्लाइंट क्लिनिक। इन दिस मॉडल द क्लाइंट इज based in the law school. It is often monitored and controlled in the law school. Okay. In this type of clinic, the client required actual solution of their actual problem. Hence, it is called the real client clinic. तो इसको हम लोग रियल क्लाइंट क्लिनिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका रियल प्रॉब्लम एक्चुअली क्लाइंट लेके आता है और आपको उसको एक्चुअल सोल्यूशन क्या होगा वो क्लाइंट को बताना है। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट काफी चीजें सीखते हैं कि अगर कोई अपनी रियल प्रॉब्लम लेके क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो यू शुड हैव टू बी एनालाइज द प्रॉब्लम, राइट। आप उसको एनालाइज करोगे पहले कि व्हाट वुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड देन let him know what the problem and how you can rectify this problem, what is the remedy under law you can provide to him. So client are interviewed and advised orally or writing the also help to the preparation of their cases. So client के साथ में आप इंटरव्यू करोगे, उन्हें एडवाइस करोगे orally कि आपके केस में इस तरह की चीजें हैं और आपका ये इस तरह का केस है। So that is the law and how we can implement this law in this case. तो वो एक तरह से एनालिटिकल थिंकिंग आपके अंदर डेवलप हो जाती है। इस तरह की क्लिनिकल मेथड अगर हम लोग यूज करते हैं टीचिंग, द क्लिनिकल में भी ऑपरेट एज ए पैरालीगल सर्विसेज और फुल्ली फ्लेज्ड सॉलिसिटर प्रैक्टिस। और जो इन आउट अगर मैं बात करूं तो ये पैरालीगल सर्विसेज होते हैं या फुल्ली फ्लेज्ड सॉलिसिटर होते हैं, वो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं। द आउट हाउस क्लिनिक, इट इज clinic that involve student in exercise legal work outside the college or university. तो इस तरह की क्लिनिक में क्या होता है कि स्टूडेंट अपने कॉलेज से बाहर निकल के जाते हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के जाते हैं और फिर लीगल एक्सरसाइज करते हैं। लाइक हम लोग इंटर्नशिप के लिए जैसे जाते हैं, वहाँ पे इंटर्नशिप में हम लोग सीखते हैं कि कैसे कोर्ट में काम होता है एक्चुअली। ओके, दिस टाइप ऑफ क्लिनिक में भी ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइजिंग गिविंग ओनली। इस तरह के जो क्लिनिक होते हैं वो एडवाइस गिविंग ओनली होते हैं, लाइक वहाँ पे ओनली एडवाइस ही दी जाती है। सच एजेंसीज एंड रन बाय द ट्रेड यूनियन काउंसिल एंड अदर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। द क्लिनिक might take some form of placement also in solicitor office or barrister chamber. Simulation clinic have several advantage other than the other clinic. So जो simulation clinic है उसमें कुछ other advantage जो कि और clinic में नहीं मिलती। In this type of clinic, risk and unpredictability of real client work are removed. जो इस तरह के क्लिनिक होते हैं उनमें रियल क्लाइंट वर्क की जो लाइक अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है वो नहीं होती। द सेम मटेरियल आर यूज्ड फॉर मेनी टाइम एंड कॉस्ट ऑफ सबमिशन लेस एंड रियल। और जो एक ही मटेरियल बहुत सारे क्लाइंट के लिए यूज हो जाता है और एट द सेम टाइम लाइक जो कॉस्ट है वो भी कम होती है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिमुलेशन इज वेरी डिफिकल्ट। सिमुलेशन मेथड है उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना काफी मुश्किल है, वहाँ पे आप अगर अपनी मूड कोड बनाई हुई तो यू हैव टू मैनेज द फर्नीचर एंड एवरीथिंग। बट इन द आउट हाउस क्लिनिक जो वहाँ पे उनके ऑफिस हैं वो पहले से ही हैं, तो उसमें जो कॉस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन करने की डिफिकल्टीज कम होती है। बट ऑल द क्लिनिक प्ले एक्टिव रोल इन द क्लिनिकल लीगल एजुकेशन एंड आल्सो द ऑब्जेक्ट एंड एम आर द सेम। और जो क्लिनिकल लीगल एजुकेशन है उसमें अगर हम बात करें उनका जो ऑब्जेक्टिव है और जो उनका एम है वो सेम ही होता है। अगर हम कोई सी की भी बात करें, आप तीन है हमारे पास में। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स फॉर, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप लोगों का